तो सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है। जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। तो रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? ये हैं लैंडस्टीनर। ये नंबर सही है। कब की बात है ये बात है 14 जून 1866 की बात है। 14 जून 1866 को ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जीव विज्ञानी थे कार्ल लैंडस्टीनर थे। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। लैंडस्टीनर। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और कब कब हुआ था? 14 जून 1866 में। इसीलिए विश्व रक्तदाता के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया गया है। अभी जो है 14 जून को मनाया गया था विश्व रक्तदाता दिवस। तो रक्त समूह की खोजकर्ता हो गए। अब जानते हैं कि रक्त खोज में जो रक्त समूह होता है वो कितने होते हैं? 4 वर्ग होते हैं। ए बी और ओ होता है। ओ यूनिवर्सल बोलते हैं, ओ माइनस होता है, ए पॉजिटिव होता है और ए ओ निगेटिव होता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोला जाता है। ग्राही बोला जाता है। जो ओ है वो ए को भी रक्त देगा और बी को भी रक्त देगा ओ, और ए बी को भी रक्त देगा। लेकिन जो ओ है वो केवल ओ से ही ग्रहण कर सकता है और किसी से ग्रहण नहीं कर सकता है। जो ए बी है वो क्या करता है? वो सबसे ले सकता है, लेकिन ए बी को ही दे सकता है। ये सर्वग्राही बोलते हैं। ए बी को, ओ बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। तो ये 4 समूह हो गया है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वदाता किसको बोलते हैं, सर्वग्राही किसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर। इसका ए नंबर सही आंसर है। जो बी नंबर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसको के ये पेंसिलिन खोज करता है। पेंसिलिन जो है उनके खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? पहली बात तो न्यूक्लियस में मिलता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। और डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। और आरएनए किस में होता है? वो सिंगल हेलिक्स में होता है। ये अंतर होता है। ये डबल में होता है, डबल हेलिक्स होते हैं, इसमें सिंगल हेलिक्स होता है। जो डीएनए अच्छा कहाँ का मिलता है? ये जो डीएनए होता है एक तो नाभिक में होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं और पावर हाउस बोलते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? एनर्जी होती है। जो आपने सुना होगा जो 38 एटीपी मिलते हैं। एटीपी एडेनोनिन ट्राई फास्फेट होता है, एटीपी होता है। एडेनोनिन ट्राईफास्फेट होता है, एटीपी होता है। तो 38 एटीपी किस में मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। इसलिए इसको, और ये एटीपी क्या होता है? एक एनर्जी होती है। इसमें एनर्जी होती है। तो इसमें जो है इसके कारण से पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, जो राइबोसोम है इसमें आरएनए होता है। आरएनए होता है राइबोसोम में। और राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। अच्छा, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोलता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? अच्छा, बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना। अच्छा, बौद्ध मतलब बुद्ध जी की बात हो रही है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष था उसके नीचे, और ये निरंजना नदी थी। तो ये बोध गया में है। जो बोध गया है वहाँ पर बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये
कहाँ पर? पीपल वृक्ष है, उसके नीचे रिंजना नदी है। तो ये बोध गया में था। अच्छा, जो कुशीनगर है, कुशीनगर क्या है? महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? जीवन का अंत बोला जाता है। बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुई थी, इसका आंसर बी नंबर होगा। लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी नेपाल। नेपाल में लुम्बिनी है, तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इनके जो माता थी वो महामाया थी, कोली वंश की कन्या थी। और इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, वो जो है शाक्य गणराज्य के क्या थे? मुखिया थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती जो है सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। और जो सारनाथ है, सबसे पहले उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में सबसे प्रथम उपदेश देते हैं, उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। जो धर्मचक्र प्रवर्तन किसको बोलते हैं? जो प्रथम उपदेश दिया जाता है उसको बोलते हैं। अच्छा, जो महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, वो होता है जो घर त्याग करने की घटना होती है उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण होता है। अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे उनके विषय में आपने सोचा कि उसमें 3 पिटक होते हैं। एक होता है बुद्ध, एक होता है धम्म, एक होता है संघ होता है। बुद्ध धम्म संघ होता है। जो धम्म होता है, अशोक ने जो भेरी घोष था, भेरी घोष को हटा करके धम्म घोष अपना लिया था और धम्म घोष बोलते हैं ये गीता के समान बोला जाता है। गीता के समान बोला जाता है धम्म घोष को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है, बोध गया। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका मतलब पहली बार, इसका मतलब 2 बार हुआ था। पहली बार ये कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। 1969 को ये पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इंदिरा गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी सरकार थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके टाइम पर राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था। दूसरी बार 1980 में हुआ था 6 बैंकों के साथ। पहले 14 बैंक थे, फिर जो है 6 बैंकों के साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1980 में हुआ था। तो लेकिन जब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पहली बार कह रहा है, तो 1969 हो जाएगा। डी नंबर सही है हमारा आंसर, डी नंबर सही है। 1969 जो है ये पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों के साथ हुआ था। अच्छा, 1982 है। 1982 आपने सुना होगा नाबार्ड। जो नाबार्ड है ये एग्रीकल्चर बैंक है और ये जो है ये शिवरमन समिति के, जो शिवरमन समिति आई थी उसके अकॉर्डिंग जो नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। तो इसका आंसर डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद क्या होता है? आपने सुना होगा जो मंत्रिपरिषद होता है ये आर्टिकल 75 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन ये राष्ट्रपति को सलाह के रूप में काम करेगी, सलाह देगी किसको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 75 के अंतर्गत जो आर्टिकल 74 होता है वो प्रधानमंत्री के लिए नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति। तो ए नंबर बिल्कुल गलत हो गया है। राज्य की कार्यपालिका किसके में निहित होती है? अच्छा, जो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र सरकार होती है इसको अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब कि वो राज्य में नहीं आता है। राष्ट्रपति, जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल ही शपथ दिलाता है किसको? मुख्यमंत्री को। और जो उसके मंत्रिपरिषद होते हैं राज्यपाल ही शपथ दिलाता है। जो कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है वो राज्यपाल के अंतर्गत आता है। राज्यपाल में कार्यपालिका का शक्ति निहित है। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री को मुखिया बोलते हैं, ठीक। राज्यपाल तो पूरा काम करता है, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री होता है उसको मुखिया बोलते हैं और यही पूरा दिखता है। मुख्यमंत्री ही राज्य का पूरा कारभार होता है पूरा संभालता है मुख्यमंत्री। बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल डी नंबर सही है।
राज्यपाल किस आर्टिकल में इसकी नियुक्ति होती है? 153 में। और ये कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहता है, जब तक राज्यपाल रह सकता है, ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो राज्यपाल होता है इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल। भाई 35 साल दोनों होने चाहिए। कौन कौन से? राष्ट्रपति होता है और राज्यपाल होता है। 35 एज होनी चाहिए, 35 वर्ष एज होनी चाहिए राज्यपाल की। और राज्यपाल जो है 2 राज्यों में शासन कर सकता है, 2 राज्यों में शासन कर सकता है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये दिया गया है कि राज्यपाल 2 राज्यों में शासन कर सकता है, एक राज्य से अधिक शासन कर सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस, ये पहले इसका नाम क्या था? ICS। ICS मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस होता है। फिर जो है ICS से नाम चेंज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने IAS रखा। ICS का पिता किसको बोलते हैं? भारत का जो सिविल सेवा का जो पिता बोलते हैं वो कॉर्नवालिस को बोला जाता है। लेकिन जो IAS है इसके पिता कौन बोलते हैं? किसको बोला जाता है? इसके फादर बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि IAS जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, ये IAS होता है। और ये 21 अप्रैल को ही क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। यहाँ पर क्या हो, सबसे पहले जो है ट्रेनिंग दी गई थी 21 अप्रैल को। डेट ये 1948 है कि कौन सी डेट है क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 21 अप्रैल 1947 से 48 है जब ट्रेनिंग दी गई थी। तो इसीलिए जो है लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये सही है। अच्छा, जो सिविल सेवा होती है वो 3 प्रकार की सिविल सेवा होती हैं। एक IAS होता है, IAS होता है, एक IPS होता है, पुलिस सर्विस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस होता है, IFS होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, IFS। 3 सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विस की 3 सर्विसेज होती हैं। तो ये 21 अप्रैल इसका आंसर हो गया है। जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल आप 3 की तिगड़ी पढ़ेंगे। एक 22 मार्च होता है, एक 22 अप्रैल होता है और एक 22 मई होता है। जो 22 मार्च होता है विश्व जल दिवस मनाते हैं। जो 22 अप्रैल होता है वो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। जो 22 मई होता है वो जैव संरक्षण दिवस बनाते हैं। जैव संरक्षण दिवस मनाते हैं 22 मई को। तो 22 अप्रैल ये पृथ्वी दिवस, मृदा दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। 21 जून है, 21 जून का है किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं 21 जून को। सबसे लास्ट बचता है 15 अगस्त। आप सुने होंगे 15 अगस्त 1947 आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना कब होती है? 1965 में स्थापना होती है। 1965 में, लेकिन किसमें मिलता है? ये साहित्य मिलता है, साहित्य में मिलता है। और ये पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन एक भाषा को जोड़ा गया था, वो है इंग्लिश। जो अंग्रेजी भाषा है उसको जोड़ा गया था। अब 23 भाषाओं में साहित्य, वो जो साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले कौन से हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनको? ये हैं सुमित्रानंदन पंत। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात अवधि समान रहती है। तो दिन या रात, जो दिन व रात अवधि रहती है, जैसे तुमने सुना होगा कि कर्क रेखा पर होता है, जैसा तुम्हारा जो अक्षांश होता है वो कर्क रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है, फिर मकर रेखा होता है। भूमध्य रेखा ये विषुवत रेखा होता है। जो कर्क रेखा होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति बोलते हैं। और जो मकर रेखा को मकर संक्रांति बोलते हैं। ये 21 जून होता है को कर्क संक्रांति होता है। और 22 दिसंबर होता है वो
मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति मनाई जाती है 22 जून को। ये दो हो गया। अब जानते हैं जो दिन रात बराबर होता है, ये जो भूमध्य रेखा होती है उस पर ये 23 मार्च की जो समय होता है जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं, ये 23 मार्च जब होता है तब, तो जब भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो ये दिन रात अवधि समान रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। कोयला, अच्छा आपने सुना होगा कि कोयला भंडार, कोयले से मतलब जो है इसमें 4 प्रकार के पाए जाते हैं कोयला। एक पीट कोयला होता है, एक ल्यूमिनाइट होता है, एक एंथ्रासाइट होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक विटुमिनस होता है, एक एंथ्रासाइट होता है। अच्छा, जो पीट कोयला होता है उसमें कम कार्बन रहता है, ये पीट कोयला होता है, ये बिल्कुल बेकार कोयला रहता है। जो एंथ्रासाइट होता है इसमें 90 से 95% तक क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, इसलिए शुद्ध कोयला पाया जाता है एंथ्रासाइट होता है जो 90 से 95% तक होता है। तो ये कहाँ मिलता है? ये सबसे ज़्यादा मिलता है, आपने सुना होगा झरिया। झरिया जो झारखंड में स्थित है, और दो धनबाद भी है। धनबाद जो है, धनबाद ये कहाँ स्थित है? धनबाद है झारखंड में स्थित है। इसका बी नंबर सही हो जाएगा, झारखंड है, झारखंड है। जो कोयला है इसको क्या बोलते हैं? कोयले को क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं, काला हीरा बोलते हैं। हाँ, जो कोयला है उसको क्या बोलते हैं? काला हीरा बोलते हैं। काला हीरा किसको बोलते हैं? कोयला को बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं? जो पलामू है, ये पलामू है झारखंड में। छत्तीसगढ़ में अचानकमार है, अचानकमार, और अचानकमार हो गया है, और उदंती हो गया है। ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जो है जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ है, और पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना जो है हीरा माइन से मिलते हैं, ये मध्य प्रदेश में मिलता है। उड़ीसा, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया भाषा बोली जाती है। उड़िया भाषा बोली जाती है उड़ीसा में। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, और जो सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क मंदिर है, उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सिमलीपाल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा जितने भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये सब डेल्टा बनाती हैं। जो खंबात की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। जैसा नर्मदा नदी हो गई है, नर्मदा नदी हो गई है, और कौन सी हैं? ताप्ती है, लूनी है, साबरमती है। ये सब क्या है? एक खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये मतलब डेल्टा नहीं बनाती है। और ये रिफ्ट वैली की फॉल्ट में आती हैं, रिफ्ट वैली के फॉल्ट में आती हैं। कौन सी? 4 नदी आती हैं। तो इसमें ताप्ती डी नंबर सही है। जो गोदावरी नदी है ए नंबर, ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वहाँ गोदावरी नदी वहाँ से निकलती है। इसको वृद्ध बूढ़ी नदी भी बोला जाता है, और ये दूसरी नदी भी है। सबसे बड़ी दूसरी सबसे नदी है गोदावरी है, गोदावरी नदी है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं गंगा की। गंगा ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, गंगा नाम कहाँ पड़ता है? जो देवप्रयाग होता है, देवप्रयाग जो उत्तराखंड है, देवप्रयाग में इसका गंगा नाम पड़ता है। और ये गंगा जो है बिजनौर, जो उत्तर प्रदेश है, बिजनौर से एंट्री मारती है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी बहती है, सबसे ज़्यादा। और ये गंगा नदी
और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, तो ये सुंदरवन डेल्टा जहाँ बनता है, ये पश्चिम बंगाल में ये डेल्टा बनाते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से डेल्टा बनता है और ये बंगाल की खाड़ी में बनता है। महानदी, ये उड़ीसा का शोक बोलते हैं, महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है। तो हमारा आंसर डी नंबर सही है, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता किसको बोलते हैं? ये है सिंधु घाटी की सभ्यता है। अच्छा, इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, जिसमें कांस्य की स्थापना मतलब कांस्य की खोज हुई थी। कांस्य किससे बनता है? कॉपर और टिन से बनता है। जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन से बनता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। तो ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता नहीं, मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। और ये जो मोहनजोदाड़ो में सबसे स्नानागार जो प्रसिद्ध है, स्नानागार अन्नागार के लिए, और जो चौड़ी सड़कें होती हैं, चौड़ी सड़कें जो हैं ये मोहनजोदाड़ो में पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पुरोहित है, पुरोहित का बहुत बड़ा क्या था, मतलब माना जाता है कि पुरोहित सब जगह क्या है, मोहनजोदाड़ो में ही बसे हुए थे पुरोहित। तो ये मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुइज्जीन किस नाम से मुगल शासन पर बैठा था? तो ये बैठा था मोहम्मद शाह फर्स्ट, जहांदार शाह की शाह आलम सेकेंड की बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट हो जाएगा, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स, पहले ये बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसमें जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसमें मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा एमपी था। एलिजा एमपी जो है वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अन्य जो न्यायाधीश थे वो टोटल मिलाकर के 4 न्यायाधीश थे। अच्छा, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ये तो हो गया, डी नंबर सही है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात करते हैं 1813 चार्टर एक्ट। 1813 में क्या हुआ था कि जो एकाधिकार, भारत को एकाधिकार प्राप्त था जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो चीन के साथ व्यापार करने के लिए 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया चाय में चीन के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद और 1813 में जो शिक्षा को बढ़ावा देना 1 लाख रुपया हर वर्ष जो है शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करना, ये अंग्रेजों की नीति हो गई थी। जो दूसरा है 1833, इसमें जो है जो चाय के साथ चीन के साथ जो चाय का एकाधिकार प्राप्त था वो खत्म हो गया। अब कोई एकाधिकार नहीं बचा है। कोई अब जो है दूसरे देश पर अपना जो है चीजें नहीं भेज सकता है। ये चार्टर एक्ट 1833 में। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी था वो कौन था? मैकाले था। और मैकाले को आप जानते होंगे कि फादर ऑफ इंग्लिश किसको बोलते हैं? ये बोला जाता है मैकाले को, क्योंकि 1835 में क्या हुआ था, ये 1835 में क्या हुआ था, जो कौन था, मतलब एक गवर्नर था, उसको इसने बोला था कि आपको क्या करना है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करना है, आपको ये काम करना है कि अंग्रेजी शिक्षा लाना है। और उस जो गवर्नर जनरल था वो पहला मतलब जो है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था।
ये तो थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, लॉर्ड कैनिंग था कि कौन था जो गवर्नर था, वो बनाया गया था मतलब पूरे भारत का गवर्नर, क्योंकि भाई वारेन हेस्टिंग्स जो है, वो केवल बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, लेकिन पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये कौन-सा मतलब कौन-सा अधिकारी था? तो इसको अभी नहीं मालूम है, तो इसका छोड़ देते हैं। तो ये आपको मालूम है कि जो मैकाले था, मैकाले ने ही अंग्रेज शिक्षा को लाया था। हमारा वीडियो खत्म होता है। जय हिंद दोस्तों।